सबसे पहले आपको बताएं, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने निगरान हुकूमत पर सवालात उठा दिए। ये बताएं निगरान हुकूमत किसके इजाद थी, जिससे मुतल्लिक आपको मज़ीद जान रहे हैं। और मज़ीद तफसीलात इसी खबर से मुतल्लिक हम जान लेते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र से। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, हमें बताइएगा कि केस से मुतल्लिक आपके सामने ये चीज़ें चल रही हैं कि 1985 का भी हवाला दिया गया है और निगरान हुकूमत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। ये क्या मामला है आपकी नज़र में? देखें, ये केस की जो समाअत थी वो केस तो एक्चुअली कुछ और था, लेकिन उसमें एक तरह से ऑब्जर्वेशन अदालत की जरूर आई, सवालात उठाए गए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि ये निगरान हुकूमत का क्या रोल है और इसका क्या मकसद है और इसका क्या फायदा है या नुकसान है आइन में जो डाला गया था एक केयर टेकर सेटअप को। उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, केस भी खत्म हो गया क्योंकि केस था इलेक्शन के बारे में और वो अब इन्फेक्चुअस हो गया क्योंकि इलेक्शन तो अब होने जा रहे हैं। लेकिन उसमें ये बात जरूर हुई थी और ये इसलिए बात उठाई गई मेरे में क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ इकदाम उठा रही है निगरान हुकूमत जो कि न्यूट्रल उनका जो रोल है तो उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि निगरान हुकूमत का जो मकसद था वो ये था कि कोई ऐसी हुकूमत आए जो कि किसी की साइड ना ले, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक ना हो, वो अपना काम सिर्फ इलेक्शन की हद तक महदूद रखे और 3 महीने के अंदर अपना काम करके इलेक्शन करा के तो चली जाए। ये मकसद था निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि वो निगरान हुकूमत जो है उसके खिलाफ बहुत सारी ऐसी वो इकदाम उठा रहे हैं जो कि ना सिर्फ लॉन्ग टर्म इकदाम हैं बल्कि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ हैं। तो जब ऐसे एक्शन लिए जाएं, उनकी न्यूट्रलिटी जो है, उनकी जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, वो जब तशवीक उस पर शक व शुबात उठना शुरू हो जाए तो अदालत ने इसीलिए ये रेज किया मामला अपनी उस केस में। हालांकि वो जैसा मैंने कहा कि उनका केस से ताल्लुक नहीं था इन ऑब्जर्वेशन का, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये रेज इसलिए करने पड़ गए क्योंकि वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और उन्होंने उसके ऊपर एक तरह से इशारा किया और ये तनकीद तो नहीं कहेंगे लेकिन इशारा दिया केयर टेकर हुकूमत पे कि आप अपना जो रास्ता है वो दुरुस्त कर लें। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा सस्पेंड कर दी गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की। इसको आप कैसे देखते हैं और सस्पेंड होने का दरअसल स्टेटस होता क्या है? आगे इसको कैसे चलाया जाएगा केस में? जी देखें, बिल्कुल यही जो मैं भी पॉइंट उठा रहा था कि न्यूट्रल जो हुकूमत का एक रोल होता है केयर टेकर सेटअप का, वो उनको पहली बात तो उनको सस्पेंड करने का हक नहीं है कानून में। उन्होंने वो एक नाजायज मेरा ख्याल है ऑर्डर पास किया और नंबर 2, अगर उनको हक है भी किसी किस्म का कानून में कि वो सस्पेंड कर सकें अदालत का केस, तो इस कम अज कम सिचुएशन में उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, उनको ये सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनको चाहिए था कि ये कह देते नवाज शरीफ साहब को कि आपका हक है कि आप अदालत जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की उसके पास जाएं और जाके अपनी इस्तदा करें। अगर वो सस्पेंड कर देते हैं तो वो अदालत है, वो ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव साइड पे एक अदालत का हुक्म सस्पेंड करना वैसे ही गलत है और जो न्यूट्रलिटी है केयर टेकर सेटअप की तरफ से वो तो उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो मेरा ख्याल है कि जो प्रोविंशियल हुकूमत है उन्होंने अपना मैंडेट खो दिया है। उनका जो मैंडेट था, उनका जो उनका रूल है और जिस वजह से वो बनाए गए थे, उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है, बहुत सीरियस खिलाफ वर्जी है मेरी नज़र में। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, आप कह रहे हैं कि ये अनलॉफुल है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड सीपीसी के मुताबिक सेक्शन 401 आई थिंक इस पे अलाउ करता है कि आप सस्पेंड कर सकते हैं किसी कॉन्विक्ट को। तो लीगल तो ये दिखाई देता है सीपीसी के तहत। इस पे क्या कमेंट है आपका सर? देखें, इसके लीगल अभी नहीं लगता मुझे, क्योंकि इसकी अपील दायर हो चुकी है और अपील दायर करने के बाद अपील को एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया। तो जब अपील दायर हो चुकी है एक कन्विक्शन के खिलाफ और मैटर जो अपील है उसकी वो सस्पेंड कर दिया और फैसला फाइनल हो गया है, तो उस सिचुएशन में ये मेरी नज़र में ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। और अगर ये लागू हो भी जाता है जैसा मैंने कहा, तो कम से कम केयर टेकर सेटअप
में तो ये नहीं जायज कि वो ऐसा इकदाम उठाएं जो कि परमानेंट नेचर का है, क्योंकि केयर टेकर सेटअप के जो इख्तियारात हैं वो महदूद हैं, इसलिए भी ये गैर कानूनी है। अगर आप जो इलेक्शन एक्ट पढ़ें तो उसमें साफ दिखाई देता है कि जो केयर टेकर सेटअप्स हैं वो क्या चीजें कर सकते हैं और क्या चीजें नहीं कर सकते। ये वाली इख्तियारात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो परमानेंट नेचर के हैं वो इख्तियारात मेरी नज़र में उनको इजाज़त नहीं, इसलिए भी ये गैर आइनी और बल्कि गैर कानूनी ये एक इकदाम उठाया गया है केयर टेकर सेटअप की तरफ से। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, अब नवाज शरीफ अपनी केसेस को लेके अपीलों के तनासर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से भी अब रिलीफ उनको मिलता दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि स्टेट मशीनरी नवाज शरीफ को फैसिलिटेट कर रही है। पॉलिटिकल एंगल में तो चलें ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्रिमिनल या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें मेरिट पे होते दिखाई दे रही हैं? जी देखिए, अगर मैं तो बड़ा वाज़े तौर पे कह चुका हूँ कि अगर उनको अदालत से रिलीफ मिल जाता है तो फिर मेरा ख्याल है किसी को ये कहने की गुंजाइश नहीं है और ये दुरुस्त नहीं होगा कि वो ये कहें कि अब ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, क्योंकि फिर अदालत का फैसला है और अदालत का फैसला चाहे आप उसे एग्री करें या ना करें वो हमारे आइन में माना जाता है और उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी होती है। तो इसलिए उनके पास डायरेक्ट कोर्स ये था कि वो आते, वो जेल अथॉरिटीज को सबमिट करते, कस्टडी में जाते, अपनी अपील की समाअत कराते और फिर अगर कोर्ट कहता कि अपनी वजूहात दे के, कोर्ट अगर कहता बाकायदा रीजनिंग दे के, जजमेंट के जरिए कहता कि ये जो कन्विक्शन है, जो सजा है वो गलत है, तो ठीक है, फिर उसको, और अगर उसको किसी को उसके इतराज है तो वो ऊपर जाके अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को के पास उस जजमेंट के खिलाफ। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जाना चाहिए था। अगर वो लीगल प्रोसेस के थ्रू जाए तो मेरा ख्याल है फिर उसमें आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो नहीं कह सकते। अच्छा बैरिस्टर साहब, तोशा खाना केस से मुतल्लिक नवाज शरीफ को बेल मिल गई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से और तोशा खाना केस में ही चेयरमैन पीटीआई को सज़ा मिली हुई है। अब इसके मेरिट्स डीमेरिट्स ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपको क्या नज़र आती है? क्या वजूहत है कि नवाज शरीफ का भी सिमिलर केस है लेकिन उनको बेल ग्रांट कर दी गई है, ऑन दी अदर हैंड साइड साहब हमारे वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई को सज़ा मिली हुई है उसके ऊपर? जी देखिए, जहाँ तक तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के केस का ताल्लुक है, वो केस तो मैंने बड़ा गौर से देखा है, पढ़ा है, देखा है, उसको सारा अंडरस्टैंड किया है, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या उसमें हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी नज़र में वो जो कन्विक्शन है इमरान खान साहब के खिलाफ वो बिल्कुल गैर कानूनी, एविडेंस के खिलाफ, कानून के खिलाफ, फेयर ट्रायल के खिलाफ, वो बिल्कुल गलत जजमेंट है। और वो जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट में वो 100% मुझे यकीन है कि वो सेट असाइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बल्कि हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड भी कर दिया हुआ है। आपने ऑर्डर सुना था लास्ट टाइम, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि ये चूंकि एविडेंस देने की इजाजत ही नहीं दी, यानी डिफेंस पेश करने की इजाजत ही नहीं दी इमरान खान साहब को, इसलिए ये हम सस्पेंड करते हैं फैसला। तो ये वो फैसला तो बिल्कुल बेकार है मेरी नजर में। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनके खिलाफ जो केस है वो जरा मुख्तलिफ नौयत का है। उसमें तो ये जो एलिगेशन है, जो इल्ज़ाम है, वो ये है कि उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया अपनी जो उन्होंने जो तोहफा लिया तोशा खाना से, उसको डिक्लेयर ही नहीं किया या उसकी पेमेंट भी नहीं की। तो ये वो बिल्कुल मुख्तलिफ केस है। उसमें बहरहाल किस तरह बेल मिल गई वो समझ से बालातर है, मगर मिल गई। और अगर किसी को इतराज है तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको उसके खिलाफ अगर कोई गुंजाइश है अपील करने की तो कर दें। लेकिन लगता ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये किसी किस्म का उनका इरादा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को प्रोसिक्यूट किया जाए, और इसीलिए उन्होंने एक तरह से कंसीड कर दिया, एक तरह से मान लिया कि हाँ बेल दे दी जाए, तो और अपील भी उस ऑर्डर के खिलाफ नहीं की। तो लगता यही है कि उनकी मर्जी से ही ये बेल हुई है जो हुकूमत वक्त है। वरना अगर वो कंटेस्ट करना चाहते तो ज़रूर कंटेस्ट करते और फिर मामला मुख्तलिफ हो सकता था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी कानूनी राय सुनी और इस पर भी आप अपना एनालिसिस दे सकते हैं।